AF87 हिंदी। युवक की तलवार उसके हाथ में हल्की सी मुड़ गई, उसकी धार का सपाट हिस्सा दूर से आती सूर्य की नीली किरणों को पकड़ रहा था और पारदर्शी चमक के साथ चमक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस तरफ क्यों देखा था, बस कुछ जाना पहचाना सा एहसास था। वो क्या था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिज्ञासु। उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे, उसके कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन उसकी असली गति दसियों मीटर प्रति सेकंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सहजता से आगे बढ़ रहा हो। उसकी तलवार लगातार उसके हाथों में कंपन कर रही थी, लगभग उसके हाथ से छूटने को आतुर। हाँ, वह अब अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। काफी समय हो गया जब से मैं, तलवार देवता, किसी ऐसी चीज से मिला हूं जिसने मेरी तलवार को प्यासा बना दिया हो। तलवार देवता, जाहिर है, उसका नाम नहीं था। असल में ये नाम उसके आसपास भी नहीं था। सच तो ये था कि दूसरों ने भी उसे यह नाम नहीं दिया था, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता था। उसने खुद ही यह नाम रखा था। अगर मामले की असली जड़ तक और गहराई से जाया जाए तो कोई भी उसे जानता तक नहीं था। जब ये सब हास्य फीका पड़ गया तो जो लोग ये समझ गए थे कि आयामी छंद की सबसे मजबूत शक्तियां कैसे काम करती हैं, वे अपने स्वयं के गंभीर भावों में डूब गए और इस युवक की ओर अहंकार से देखने लगे, जो अत्यंत गंभीरता के साथ आसमान में छेद कर सकता था। सही परिप्रेक्ष्य में कहें तो भले ही कोई उच्चतर आयाम की दुनिया में पैदा हुआ हो, सभी की शुरुआत तीसरे आयाम से ही होगी। हालांकि अगर कोई यह सोचे कि इससे सभी समान हो जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में होंगे। ऐसा लग रहा था कि लियोनेल अपनी क्षमता से ज्यादा मुक्का मारने में सक्षम था, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं मिलकर उसे ऐसा परिणाम दिला रही थीं, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। सरल शब्दों में कहें तो लियोनेल एक ऐसा प्याला था जिसे सातवें आयाम तक भरा जा सकता था, लेकिन उसमें सिर्फ उतना ही पानी था जो तीसरे आयाम के बराबर हो। लबालब भरे प्याले और इतनी जगह वाले प्याले में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर लियोनेल अपने प्याले को लेकर काफी आक्रामक होता तो वह अपनी ताकत बनाने वाले पानी को हिला हिलाकर उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता था जहां तक उसे पहुंचना ही नहीं चाहिए। हालांकि यदि कोई छोटा कप लेकर ऐसा करने की कोशिश करता तो उसका पानी फैल जाता और बर्बाद हो जाता। ये सब अब क्यों जरूरी था? यह इसलिए जरूरी था क्योंकि परिवार की ताकत के आधार पर एक युवा को एक खास स्तर की ताकत हासिल करनी होती थी, तभी वह दुनिया छोड़कर दुनिया का अनुभव कर सकता था। परिवार या संगठन जितना मजबूत होगा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को उतना ही मजबूत होना होगा। ये युवक पहले से ही छठे आयाम में था, और फिर भी वह न केवल इतना अहंकारी था कि खुद को तलवार देवता कहता था, बल्कि दुनिया के लिए पूरी तरह से अनजान भी था। तो सवाल ये था, उसके संगठन को कितना मजबूत होना चाहिए था ये सोचने के लिए कि केवल छठा आयाम ही इतना सभ्य था कि अंततः उसे बाहर जाने दिया जा सके। संभवतः बहुत समय नहीं बीता होगा जब तलवार देवता अमेरिका नाम दूर दूर तक जाना जाने लगा। अल्पविराम। लियोनेल गहरी सांसें लेते हुए आगे बढ़ता रहा। दुर्भाग्य से उसकी हालिया सफलता उसकी पिछली थकान को कम करने में ज्यादा कारगर नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होती जा रही थी। जैसे जैसे उसकी लड़ाइयां ज्यादा प्रभावी होती गईं और ऊर्जा कम बर्बाद होती गई, उनके बीच का अंतराल उसकी रिकवरी के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता गया। अगर लड़ाइयां ज्यादा मुश्किल न होती तो शायद वह पहले ही सांस ले पाता। हालांकि लियोनेल आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ। जैसे जैसे वह अपनी समझ को अपने स्पीयर डोमेन एम्ब्रियो में एकीकृत करता गया, उसकी युद्ध क्षमता बढ़ती गई, लेकिन उसे यह भी अच्छी तरह पता था कि यह पर्याप्त नहीं था। इस दर पर, यदि सड़क वास्तव में उतनी ही अंतहीन थी जितनी कि वह प्रतीत होती थी और न कि केवल उसकी मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए एक भ्रम थी, तो आधे रास्ते तक पहुंचने तक वह व्यावहारिक रूप से एक पत्थर से अधिक कुछ नहीं रह जाएगा। लियोनेल पहले से ही अपने से दोगुना भारी महसूस हो रहा था, जिसका मतलब था कि वह दोहरे गुरुत्वाकर्षण से जूझ रहा था। इसके अलावा हर गुजरती लड़ाई के साथ यह और भी बदतर होता जा रहा था। अच्छी खबर यह थी कि लियोनेल को लगा कि उसकी प्रगति के साथ लंबे समय तक जारी रहना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि बुरी खबर यह थी कि उसे यकीन था कि वह अंततः अपनी सीमा तक पहुंच ही जाएगा। हालांकि लियोनेल वही गलती नहीं दोहराएगा। उसे आखिरी पल तक इंतजार करने और किसी और सफलता की उम्मीद और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने लिए प्रगति का एक ऐसा रास्ता सोचना था जिससे सुधार की गारंटी हो। उसे यह मानकर चलना था कि वह सालों तक यहीं अटका रहेगा और उसी के अनुसार काम करना था। लियोनेल का सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुका, उसका खाली हाथ ऊपर उठा और उसके ऊपर स्टार फोर्स की एक परत चढ़ गई जिससे फोर्स्किन बन गई।
मजबूत पकड़ के साथ उसने आत्मा के भाले को पकड़ लिया और उसी समय अपने खाली हाथ से आगे की ओर वार किया। कुछ ही क्षणों बाद लियोनेल का शरीर थोड़ा भारी हो गया और वह आगे बढ़ने लगा। उनके कदमों से उन्हें युद्धों के बीच अधिकतम समय मिल जाता था, जिससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता था और वे सोचते भी रह सकते थे। सुधार के लिए उनके सर्वोत्तम विकल्प थे स्टार एलिमेंटल मैज आर्ट्स, स्पीयर डोमेन के भीतर अधिक भालों में निपुणता प्राप्त करना, तथा तीसरा यूनिवर्सल फोर्स। अगर स्टार फोर्स के अलावा कोई एक फोर्स थी जो इस जगह पर अब भी ठीक से काम कर रही थी, तो वो थी यूनिवर्सल फोर्स। अगर ये फोर्स न होती तो लियोनेल इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता। आखिरकार यूनिवर्सल फोर्स ही एक मुख्य वजह थी जिसकी वजह से वो अपने डायमेंशनल लेवल से ऊपर की लड़ाई लड़ पाया। वर्तमान लियोनेल इसका इतनी बार और इतनी सहजता से इस्तेमाल करता था कि अब वह सचेत रूप से इसके बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन विडंबना यह है कि इसी वजह से इसे नज़रअंदाज भी किया जाने लगा। मज़ेदार बात यह है कि लियोनेल को खुद पर ड्रीम पाथ का इस्तेमाल करना मुश्किल लग रहा था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इतनी आसानी से हार मान लेगा। दिलचस्प बात है, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे भूख या थकान का एहसास नहीं हुआ। क्या यह उस स्टार फोर्स की वजह से है जो मेरे शरीर में बार बार प्रवेश करती रहती है? अगर लियोनेल को इतने लंबे समय तक यहाँ फंसे रहने का कोई एक गम होता तो वह यही होता कि वह न तो खा पाता था और न ही सो पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि उसे इनमें से कुछ भी महसूस नहीं होता। लियोनेल को जब यह एहसास हुआ तो उसने अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह पहले से ही ऐसा कर रहा था, लेकिन ज्यादातर वह अपने वजन पर नजर रखता था। अब हालांकि वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह रहस्यमयी स्टार फोर्स उसके साथ क्या कर रही है। हालांकि वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वह काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि जवाब था कुछ भी नहीं। नीली तारा शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसके मांस और हड्डियों में विलीन होने के अलावा कुछ नहीं किया। उसके बाद कोई आश्चर्यजनक क्रियाविधि नहीं हुई, कोई सूक्ष्म परिवर्तन नहीं हुआ, कोई छिपा हुआ खतरा या लाभ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वह बस विलीन हो गई और गायब हो गई। दिलचस्प, लियोनेल के शरीर का अगर कोई हिस्सा पूरी तरह से अछूता था तो वह थी उसकी दाहिनी किडनी। वह एक पॉलिश किए हुए सुनहरे लाल क्रिस्टल की तरह चमक रही थी, एक गैसीय ऊर्जा के साथ घूम रही थी जो मानो चटक सुनहरी और लाल रोशनी से जलते हुए धुएं जैसी लग रही थी। जब भी ब्लू स्टार फोर्स उसकी इस किडनी के साथ जुड़ने की कोशिश करती वह नष्ट हो जाती। सच तो यह है कि लियोनेल का वर्तमान शरीर सिर्फ एक किडनी पर ही काम कर रहा था, क्योंकि वह अपनी स्कारलेट स्टार फोर्स को अपनी मर्जी से घूमने की इजाजत नहीं दे पा रहा था। अगर ऐसा होता तो उसे अभी अपने लिए एक कलश तैयार कर लेना चाहिए था, क्योंकि राख के अलावा कुछ नहीं बचता। अब भी लियोनेल को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि वह इस समय नीली स्टार फोर्स से निपटने के लिए उसे अपने शरीर के आर पार जाने दे। ये बदलाव उसके लिए उपयुक्त नहीं था, खासकर तब जब लियोनेल को अब यकीन नहीं था कि नीली स्टार फोर्स उसे नुकसान पहुंचा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह नीली स्टार फोर्स उसे और भी भारी बना रही थी, लेकिन साथ ही यही वजह थी कि उसे भोजन या आराम की जरूरत नहीं थी। ये दो ऐसी क्षमताएं थीं जो इस परीक्षण को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी थीं। शायद लियोनेल को अचानक कुछ ऐसा ख्याल आया जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पृथ्वी पर, खासकर तकनीकी रूप से कम उन्नत युगों में, सब कुछ सूर्य पर निर्भर था। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती थी। शाकाहारी जीव अपनी ऊर्जा के लिए इन पौधों का सेवन करते थे और फिर सर्वाहारी और मांसाहारी जीव इन शाकाहारियों का सेवन करते थे। जीवन चक्र इसी तरह चलता था। जीवन के लिए आवश्यक सभी मूलभूत ऊर्जाएं सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं। जब पृथ्वी का विकास जारी रहा और उसने स्वयं कुछ ऊर्जाएं उत्पन्न करना शुरू किया, तब भी क्या वह सचमुच सूर्य पर निर्भर थी? 25वीं सदी की पृथ्वी पर भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत परमाणु सम्मेलन ही था, वही प्रक्रिया जिस पर सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए निर्भर था। पृथ्वी जब आत्मनिर्भर होने लगी तब भी वह केवल उन कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास कर रही थी जो एक तारा स्वाभाविक रूप से कर सकता था। जब लियोनेल ने स्टार फोर्स के बारे में सोचा तो उन्होंने इसकी कई क्षमताओं के बारे में सोचा। उसने इसकी शुद्धि और सफाई की क्षमताओं के बारे में सोचा। उसने इसके भार और वजन के बारे में सोचा। हालांकि उसने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि इसका मूल स्वरूप क्या है। एक शक्ति स्रोत। उस पल अचानक उसे समझ आया। आखिर उसे थकान या भूख क्यों नहीं लग रही थी? असली सवाल ये था कि जब उसका शरीर ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा से संतृप्त हो रहा था तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसे ये सब महसूस होना चाहिए।
इतने ही दिनों में दूसरी बार लियोनेल का विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। तो मैं स्टार फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर इसका मूल उपयोग ऊर्जा के रूप में है, तो मैं अभी भी इतनी जोर से सांस क्यों ले रहा हूं? लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो सकता है कि डायमेंशनल क्लींस का निर्माता उतना कमीना न हो जितना उसने सोचा था। या तो यही बात थी, या फिर वह लियोनेल के अनुमान से भी ज्यादा बुरा था। वियोला परिवार की संपत्ति असंभव रूप से बड़ी थी। कोई सोच सकता है कि इसका मतलब कुछ 100 एकड़ जमीन है, या शायद उनके पास एक छोटा सा जंगल था, लेकिन यह भी काफी बड़ा नहीं था। इस परिवार की संपत्ति इतनी छोटी नहीं थी। दरअसल एक बड़ा शहर भी इसे पूरी तरह से कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था, बल्कि ये 10 बड़े शहरों के एक नेटवर्क से बना था, जिसका क्षेत्रफल एक छोटे राज्य के बराबर था, लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर। एक ही जागीर के लिए असंभव रूप से बड़े क्षेत्र के बावजूद वहां घास का एक भी तिनका अपनी जगह से हटकर नहीं पाया जा सका। और ये सब तब था जब 10 शहरों के बीच का अधिकांश क्षेत्र युवा पीढ़ी के लिए तरोताजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोई सोच सकता था कि यह एक विशाल और सुव्यवस्थित बगीचा ही होगा। ये जागीर, जाहिर है, सिर्फ निजी संपत्ति थी। केवल वियोला परिवार के सदस्यों और उनके जागीरदारों को ही इस क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति थी। एकमात्र अपवाद तब होता था जब परिवार अपने तड़का क्षेत्र में कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित करता था, लेकिन तब भी ज्यादातर अपेक्षाकृत शक्तिशाली परिवारों के युवा ही इसमें भाग लेते थे। वियोला परिवार आयना के पिता जैसे नए जागीरदारों को खोजने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं कम ही आयोजित करता था। लेकिन इस प्रतियोगिता पर विचार करने के लिए भी कई बाधाओं को पार करना पड़ता था, जिनमें सबसे बड़ी बाधा थी अत्यधिक फीस, और कई दौर की स्क्रीनिंग की बात तो छोड़ ही दीजिए। ये कहा जा सकता है कि वियोला परिवार के सदस्यों की संख्या की तुलना में न केवल जागीरदार अत्यंत दुर्लभ थे, बल्कि उनमें से प्रत्येक में इतनी प्रतिभा थी कि वह परिवार के उत्तराधिकारियों के बराबर भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी उत्तराधिकार का मौका मिलता। वायोला परिवार के एक जागीरदार की इकलौती बेटी होने के नाते आयना को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जागीरदारों की दुर्लभता और जागीर के आकार को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पिता पुत्री के पास एक बड़ा सा घर और कमरा होगा। दरअसल उनके रहने के घर को भी एक जागीर ही माना जा सकता था, बस उसका आकार सामान्य था। वियोला परिवार द्वारा अपने अधीनस्थों के लिए छोड़ी गई व्यवस्थाएं काफी उत्कृष्ट थीं। ज्यादातर जागीरदार जो सफल हो जाते थे, वे अपने पूरे परिवार को वियोला परिवार के अधीन कर देते थे, इसलिए मियेल के पास हजारों लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह थी। लेकिन वहां आमतौर पर खुद उसके अलावा कोई नहीं होता था। हालांकि अब उन्हें अपनी बेटी, अपनी दत्तक पुत्री और उनकी मित्र के रूप में 3 युवतियां मिल गई थीं। लड़कियों को अपने नए जीवन में ढलने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनके पास प्रशिक्षण के लिए अनंत जगह थी। सभी तरह के स्पैरिंग पार्टनर उनकी उंगलियों पर मौजूद थे, चाहे उन्हें किसी भी तरह की जरूरत हो या कोई भी। उनके भोजन का प्रबंधन आयना से कहीं बेहतर विशिष्ट फोस्पिल क्राफ्टर्स द्वारा किया जाता था। उनके भोजन में शामिल बहुमूल्य संसाधन इतने दुर्लभ और पोषक तत्वों से भरपूर थे कि उनके जैसे चौथे आयाम के अस्तित्व के लिए एक एक निवाला उन्हें ऐसा महसूस कराता था मानो ब्रह्मांड के शिखर तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने जीवन में एक और दिन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। बेशक ये सब एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे जैसे उनके शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती गईं और वे इस तरह के उपचार के आदी होते गए, उनकी तेज प्रगति धीमी होती गई। यानी अगर उन्हें पता ना हो कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। लेकिन क्या वे ऐसे थे? अपनी उपलब्धियों पर आराम करना तो दूर, आयना मानो पागल औरत बन गई थी। वह एक दिन में जितने शब्द बोल पाती, उससे कहीं ज्यादा खाना खा लेती थी। उसने वियोला परिवार के कुलीन योद्धाओं को इस तरह परास्त किया मानो वे तोप का चारा हो। उसने 5वें आयाम के 10 वयस्क पुरुषों के लिए पर्याप्त भोजन खाया तथा अपने कौशल को दिमाग सुन्न कर देने वाले स्तर तक निखारा। हर कोई जानता था कि जागीरदार की उपाधि वंशानुगत नहीं होती। जागीरदार से संबंध रखने वाले व्यक्ति के लिए भले ही कम कठिनाइयां हो, लेकिन फिर भी कठिनाइयां तो होंगी ही। हालांकि जिस तरह से आयना आगे बढ़ रही थी, उसे देखते हुए शायद उसे खुद भी ऐसा अधिकार मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह वियोला परिवार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो बात इतनी मासूमियत से शुरू हुई थी, उसका अंत उनकी हजारों वर्षों से अर्जित प्रतिष्ठा के लूटे जाने और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिए जाने के रूप में हुआ। तारांकन वास्तविकता से कई गुना दूर एक परिचित भूमि पर एक युवक जो उतना ही परिचित था, उसने जोर से फूंकने से पहले अपने एक नथुने को अंगूठे से दबाया।
खून की एक धार निकली और साथ में नाक से थोड़ा सा बलगम भी निकला। आप चाहे जिस नज़र से देखें, इस नौजवान की नाक बिल्कुल क्षत विक्षत थी। फिर भी इससे उसके खूबसूरत चेहरे पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ये युवक कोई और नहीं बल्कि एल्थोर था, जिसे ओरिक्स राजकुमार लियोनेल ने वेलिएंट ग्रह पर मामलों को संभालने के लिए भेजा था। लेकिन जाहिर है उसे उतना अच्छा समय नहीं मिल रहा था जितना कोई उम्मीद कर सकता था। दरअसल उसे हर स्थिति से निपटने के लिए अपनी तलवार निकालने से रोकना मुश्किल हो रहा था। बेशक एक ओरिक्स के तौर पर यही तरीका सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन समस्या ये थी कि वह अभी इतना मजबूत नहीं था कि लोहे के मुक्के से शासन कर सके। कोई सोच सकता है कि ओरिक्स शायद जानवरों जैसे होंगे जो सबसे अच्छे वंश वाले लोगों के आगे झुक जाते थे, या उनके मामले में सबसे मजबूत फेरोमोन, लेकिन ये बात बिल्कुल अलग थी। वे एक ऐसी जाति थी जो इंसानों की तरह ही अपने दिमाग पर भरोसा करती थी। एल्थोर का आना ओरिक्स के सदस्यों के लिए एक शुभ संकेत तो था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सारी बागडोर उसे सौंप देंगे। सवाल तो बहुत थे। वह कहाँ से था? उसका उद्देश्य क्या था? उसे उन सबकी कमान संभालने का क्या अधिकार था? लियोनेल ने ओरिक्स संस्कृति का गहन अध्ययन करने के बाद एल्थोर को इन सभी सवालों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह योजना बिना किसी रुकावट के पूरी होगी। इससे भी कोई मदद नहीं मिली कि व्यावहारिक रूप से हर ओरिक्स महिला एल्थोर से प्यार करती थी और एक भी पुरुष ओरिक्स ऐसा नहीं था जो इसका प्रशंसक था। एल्थोर ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए खुद को संभाला। वह इन सब झगड़ों में पड़कर सचमुच थक गया था, इसलिए नहीं कि उसे लड़ाई से नफरत थी, बल्कि इसलिए कि उसे हमेशा खुद को रोकना पड़ता था। जिन्हें वो मार सकता था उन्हें नहीं मार पाया, और जिन्हें वो कोशिश करके भी नहीं मार पाया वो तो और भी ज्यादा तकलीफदेह थे। क्या वो उस जैसे बच्चे को पीटकर बच गए सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बीवी मुझे घूर रही थी? इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे छुआ। क्या तुम्हें उसकी भटकती नजरों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए? एल्थोर ने ऊपर देखा और उस गोरिल्ला जैसे कद के कमीने को घूरा जिसे उसने अभी अभी नॉकआउट किया था। इस समय उसकी मुट्ठियां सचमुच बहुत खुजली कर रही थीं। लेकिन उसी पल एल्थोर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका सिर आसमान की ओर उठ गया और आंखें सिकुड़ गईं। यह निश्चित रूप से योजना का हिस्सा नहीं है, एल्थोर ने खुद से बुदबुदाया। अल्पविराम। ओरिक्स समुदाय शरीर के साथ साथ मन के महत्व की दिशा में अपनी प्रगति के बावजूद अभी भी काफी आदिम था। उनकी साफ सफाई व्यवस्था बेहतरीन नहीं थी, उनकी सड़कें अभी भी मिट्टी से बनी थीं, उनके घर लकड़ी, मिट्टी और सूखी घास से बने साधारण ढांचे थे। आखिरकार वे अभी भी बाकी सभी से अनगिनत सदियों पीछे के समय में जी रहे थे। लियोनेल ने एल्थोर को जो काम सौंपा था उनमें से एक था इसे सुधारना। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये किया वह भी महत्वपूर्ण था। एल्थोर को उनका भावी नेता बनना था, न कि उनका प्लम्बर या निर्माण मजदूर। वह बस अपनी आस्तीनें चढ़ाकर फावड़ा चलाने नहीं लग सकता था। ये बात सुनने में भले ही उथली लगे, लेकिन सभी संवेदनशील प्राणियों के दिमाग एक जैसे ही काम करते हैं। अगर एल्थोर ऐसा करते तो ज्यादातर लोगों की नजरों में उनकी छवि धूमिल हो जाती। एक नेता के लिए अपनी प्रजा के साथ कीचड़ में उतरना सुनने में भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी कद्र नहीं करते और इसे हल्के में लेते। बेशक सत्ता आपके हाथ में आने के बाद भी ऐसा ही किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको पहले आम आदमी या गरीब होने का ठप्पा हटाना पड़े तो इतिहास आपको बताएगा कि यह कितना मुश्किल होगा। और जो लोग इसमें कामयाब भी हुए उन्हें भी युद्ध छेड़ना होगा या विद्रोह का नेतृत्व करना होगा, जिससे बचने के लिए लियोनेल ने एल्थोर को साफ तौर पर मना किया था। इस प्रकार ओरिक्स को बेहतर बनाने की दिशा में एल्थोर का रास्ता अपने विचारों को कानून के जरिए पेश करना था। ये रास्ता काफी धीमा था, लेकिन इससे उन्हें अपने नेतृत्व कौशल दिखाने और खुद को सूक्ष्मता से साबित करने का मौका भी मिला। ये सबसे कठिन होगा। एल्थोर का युद्ध कौशल साफ दिखाई दे रहा था। उसकी उम्र में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था और यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी अक्सर उससे हार जाते थे। बस बात यह थी कि वह अभी ओरिक्स के असली योद्धाओं की बराबरी नहीं कर सकता था और शायद लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि यह बस समय की बात थी। हालांकि ये साबित करना कि वे सबसे उपयुक्त नेता हैं तथा साथ ही उन लोगों के परिणामों से निपटना भी जिन्हें ये दावा करने के लिए उन्हें रास्ते से हटाना होगा, यही उनके लिए वास्तविक चुनौती होगी। एल्थोर को यह विडंबना समझ में आए। उसने जीवन में कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की थी, फिर भी वह सेनापति बनने के लिए जो वह बनना चाहता था उसे पहले राजा बनना होगा।
जिंदगी थके हुए लोगों के साथ छल करना सचमुच पसंद करती है। हालांकि इस समय एल्थोर इन सब के बारे में नहीं सोच रहा था, कम से कम उसके चेतन मन में तो नहीं। ओरिक्स की संरचना के कारण वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे और किसी अन्य देश के साथ उनके राजनयिक संबंध नहीं थे। हालांकि कुछ ही क्षण पहले एक जहाज स्पष्ट रूप से आसमान में उतरा था, अपनी उपस्थिति छिपाने की जहमत नहीं उठा रहा था। इसके लिए केवल दो संभावित स्पष्टीकरण थे, या तो ये युद्ध की घोषणा थी, या यह उस जाति के साथ संपर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका था जो अपनी तकनीक में इतनी आदिम थी। कुछ ही मिनटों बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये दूसरा मामला था। ओरिक्स जनजाति का बैठक कक्ष उन पहली चीजों में से एक था जिन्हें एल्थोर ने ठीक करने का प्रस्ताव रखा था। नतीजतन ये सबसे साफ सुथरा और सबसे अच्छी तरह से स्थापित था। ये जनजाति के केंद्र में था और हालांकि यह कीमती सामग्रियों से नहीं बना था, फिर भी इसे बनाने में जो सावधानी बरती गई थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। कम से कम वहां कोई गंदगी, कीचड़ या मैल तो नहीं दिख रहा था। चारों ओर सिर्फ अच्छी तरह से पॉलिश की हुई गहरे रंग की लकड़ी थी। हालांकि ओरिक्स और एल्थोर का ध्यान उनके सुव्यवस्थित बैठक कक्ष पर नहीं था, बल्कि अज्ञात स्थानों से आए राजनयिकों के समूह पर था। ओरिक्स का वर्तमान नेता रेमुंडस नाम का एक बूढ़ा लकड़ी के सिंहासन पर बैठा था। हालांकि उसकी आंखें धुंधली थीं और बाल सफेद हो गए थे, फिर भी उसकी पीठ सीधी थी और सांसें स्थिर थीं। वह किसी भी क्षण गिर सकता था, ऐसा लग रहा था, लेकिन साथ ही वह एक अमिट शक्ति से भरा हुआ था। रेमुंडस के बाएं और दाएं दो रक्षक अपने चरम पर थे। दोनों ओरिक्स के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से थे और उनकी गति दमघोंटू थी। ओरिक्स के बारे में कोई चाहे जो भी महसूस करे, उनकी उपस्थिति ही राजनयिकों के इस समूह के दिलों में जो भी तिरस्कार भरा हो, उसे दबाने के लिए पर्याप्त थी। समूह का नेतृत्व एक युवती कर रही थी जिसने लहराती पीली पोशाक पहनी हुई थी। उसे ओरिक्स की तेज गंध से जरा भी परेशानी नहीं हुई और उसने बस रेमुंडस के सामने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, जिससे रेमुंडस की वृद्ध आंखों में बुद्धिमत्ता की झलक दिखाई देने लगी। मैं बहुत समय से ओरिक्स जनजाति के बारे में सुन रही हूं, उसने मीठी आवाज में कहा। कृपया इसे बेकार की चापलूसी न समझें। वैलियंट हॉट माउंटेन कभी इस चतुर्भुज में, यहां तक कि आकाशगंगा संघ से भी आगे, सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, और फिर भी आपकी ओरिक्स जनजाति आपकी जमीनों को उनसे बचाने में कामयाब रही है, और इस दुनिया और विश्व आत्मा को एक करने के उनके रास्ते में प्रभावी रूप से बाधा डाल रही है। मेरे संगठन ने आप सभी के साथ काम करने में बहुत रुचि ली है। एल्थोर चुपचाप ये सब देख रहा था। लियोनेल ने उसे जितनी भी योजनाएं, प्रति योजनाएं और असफल होने से बचाने वाले उपाय बताए थे, उनमें से किसी में भी यह आकस्मिकता नहीं थी। लियोनेल भी हर बदलाव की पहले से योजना नहीं बना सकता था। इससे भी बदतर बात यह थी कि एल्थोर के पास उस औरत को पहचानने का कोई तरीका नहीं था। दरअसल अगर उसने पहले उसका चेहरा देखा भी होता तो भी वह उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। यह महिला कोई और नहीं बल्कि हीरा थी। यह अच्छी बात है या बुरी? एल्थोर ने मन ही मन सोचा। लियोनेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी दूर क्या हो रहा है। ये सच था कि उसने कभी इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था कि कोई ओरिक्स के साथ राजनयिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा ज्यादातर इसलिए था क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन था। ओरिक्स मानव नहीं थे, शायद यही सबसे अहम वजह थी। हालांकि अब इंसानों में नस्लवाद उतना प्रचलित नहीं था, कम से कम लियोनेल के अनुभव में तो नहीं, लेकिन इसकी जगह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसकी जगह एक और तरह का नस्ल युद्ध, प्रजातियों के बीच का युद्ध ने ले ली थी। दुर्भाग्य से आप चाहे कहीं भी हो, नस्लवाद जीवन का लगभग अनिवार्य हिस्सा था। लोगों को कबीलावाद में भाग लेने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं था। इस सब का विचित्र पहलू ये था कि इसकी जड़ें अच्छाई में थीं। लोगों में एक दूसरे से जुड़ने और जुड़ाव महसूस करने की स्वाभाविक इच्छा थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस अच्छाई को अक्सर तोड़ मरोड़कर उस रूप में प्रस्तुत किया जाता था जिसे लियोनेल दुनिया की सबसे कुरूप चीज मानते थे। अपने आसपास के लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि आप दूसरों को अलग थलग कर दें। अगर हर कोई जुड़ा हुआ था तो क्या कोई जुड़ा हुआ था? यह इस प्रकार के विचार थे जो हमेशा से ही आयामी पद्य की मानसिकता में व्याप्त रहे थे और यह अक्सर जाति युद्धों के रूप में प्रकट होते थे। ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी ने नस्लवाद को जड़ से उखाड़ फेंका, इसका एकमात्र कारण उसका व्यावहारिक दृष्टिकोण था। आरोही साम्राज्य ने महाद्वीपों को एक में मिला दिया। एक अखंड संस्कृति का निर्माण हुआ। अब ऐसे समुदायों का कोई विशाल समूह नहीं था जहां केवल एक ही प्रकार के चेहरे दिखाई देते हों।
बेशक पृथ्वी पर अभी भी अपने समूह और बाहरी समूह थे, वे लोग जो पृथ्वी की सतह को अपना घर कह सकते थे और वे जो नहीं कह सकते थे। लेकिन उन्होंने उस दिशा में अभी भी बड़ी छलांगें लगाई थीं और यही एकमात्र चीज थी जिसका लियोनेल अपने दादा के साम्राज्य में सम्मान करता था। हालांकि पृथ्वी के बाहर इन चीजों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता। आकाशगंगा मानवों की आकाशगंगा थी, इसलिए ये पदार्थ बड़े पैमाने पर ज्यादा प्रचलित नहीं थे, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी मात्रा में यहां वहां दिखाई देते थे, जिनमें से एक ओरिक्स भी था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। लियोनेल ने कभी नहीं सोचा था कि इन कारणों से कोई ओरिक्स के साथ गठबंधन करने के लिए आगे आएगा। उसे लगा कि वह मानव मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझता है, कम से कम इतना तो समझता ही है कि इस घटना के बारे में अपनी भविष्यवाणियों में पूरी तरह दृढ़ है। लेकिन उन्होंने कभी इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि कोई व्यक्ति यह कदम इसलिए उठाएगा क्योंकि उसे लगता है कि कोई और ऐसा नहीं करेगा। समस्या ये थी कि अब, हालांकि लियोनेल के पास पहल करने की क्षमता थी और नस्ल का लाभ भी उसके पक्ष में था, फिर भी वह अपने अगले कदम की योजना नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वह इस परीक्षण की दुनिया में फंस गया था। ये सब एल्थोर पर निर्भर होगा। अल्पविराम। लियोनेल ने गहरी गहरी सांसें ली। हर बार जब वह ऐसा करता तो नीले रंग की स्टार फोर्स की बड़ी बड़ी किरणें उसके मुंह में घुस जाती, हवा में घूमती हुई एक कीप जैसी आकृति बना लेती। लियोनेल ने अपने होंठ ऐसे बंद कर लिए जैसे वह किसी चीज का स्वाद ले रहा हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन पर नजर रख रहा था। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो परिवर्तन किए हैं, क्या वे ठीक से काम कर रहे हैं या उसे और अधिक समायोजन करने की आवश्यकता है। आकर्षक। लियोनेल ने इस मुकदमे में जितना ज्यादा समय बिताया, उसे उतना ही ज्यादा एहसास हुआ कि यह रचयिता कितना प्रतिभाशाली है। ऐसा लग रहा था मानो यह एक लंबी, खींची हुई लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन लियोनेल की हर नई खोज के साथ उसे एहसास हुआ कि यह सच्चाई से कितना दूर है। तार्किक रूप से कहें तो ये समझ में नहीं आता था कि जो स्टार फोर्स उसे भूख या थकान से बचा सकती है, वह उसकी सहनशक्ति में भी मदद नहीं कर सकती। कम से कम ये बात तो तब सही थी जब वह सही था कि स्टार फोर्स एक सर्वव्यापी ऊर्जा स्रोत है जिसे किसी भी चीज पर लागू किया जा सकता है। लेकिन कौन कह सकता था कि यह सच है? कोई भी थोड़ा सा भी दिमाग वाला व्यक्ति जानता था कि डिवाइस के हिसाब से उसे अलग पावर स्रोत की जरूरत होगी, या कम से कम उस पावर स्रोत को अलग तरीके से पैक करना होगा। 21वीं सदी में पृथ्वी पर बैटरियां थीं जिन्हें कई तरह की श्रेणियों में बांटा गया था। तकनीकी रूप से वे सभी एक जैसे काम करती थीं और उनके काम करने का तरीका भी लगभग एक जैसा था, लेकिन वे सभी अलग अलग आकार और बनावट में आती थीं और उन्हें यूं ही एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता था। लियोनेल का मानना था कि यह नीली स्टार फोर्स उन बैटरियों का ही एक प्रकार थी। अपने मूल रूप में ये थकान और भूख को रोकने में सक्षम थी, लेकिन मांसपेशियों की रिकवरी, ऑक्सीजन की पूर्ति या ऐसी किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं करती थी। हालांकि लियोनेल को फिर एक और बात समझ में आई। तकनीकी तौर पर यह नीला स्टार फोर्स उसके हथियार का ब्लेड नहीं बन सकता है ना। आखिरकार ये लियोनेल के स्कारलेट स्टार फोर्स जैसा कोई हमलावर स्टार फोर्स तो नहीं था। और फिर भी क्या यह उसके ब्लेड के साथ अच्छी तरह से जुड़ नहीं गया था? तभी लियोनेल को समझ आया कि यह एक छिपी हुई पहेली थी। दरअसल शायद उसके शरीर का धीरे धीरे बढ़ता वजन भी एक पहेली थी। लियोनेल का काम क्या था? इस नीली स्टार फोर्स के इस्तेमाल को अपनी जरूरतों के हिसाब से पहले से बेहतर बनाना था। भले ही उसे भूख या नींद की जरूरत महसूस न हो, लेकिन अगर उसकी सहनशक्ति कम हो जाए तो इससे उसे क्या फायदा होगा? तो लियोनेल ने काम शुरू कर दिया। उसका पहला लक्ष्य ये स्टार फोर्स उसके ऑक्सीजन सेवन को और भी ज्यादा कुशलता से पूरा करने में सक्षम बनाना था। मजेदार बात यह है कि इससे लियोनेल वापस जादूगर कला और उनकी रचना की ओर लौट आया। इस बार उसने अपना पूरा जोर स्टार एलिमेंट पर लगा दिया और एक ऐसी फोर्स आर्ट बनाने की कोशिश की जिससे उसके शरीर की सांसों की प्यास बुझ सके। एक बार जब वह ये कर लेता तो वह अपनी मांसपेशियों की थकान पर ध्यान देता और उस कमजोरी पर भी हमला करता। हवा में स्टार फोर्स की प्रचुरता के साथ वह इसका फायदा कैसे न उठा पाता? अपने नपे तुले कदमों और कमजोर शरीर के कारण लियोनेल बाकियों से और भी पीछे होता जा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कोई प्रतियोगी भी हैं। हालांकि जैसे जैसे वह इस फोर्स आर्ट के साथ पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, लियोनेल की निगाहें और भी ज्यादा चमक रही थीं। लियोनेल ने एक और गहरी सांस ली। इस बार नीले स्टार फोर्स का चक्कर और भी ज्यादा हिंसक और प्रचंड था।
10 मीटर के दायरे में फोर्स का हर एक अंश उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके फेफड़ों में इस हद तक भर गया कि लगा कि वे फट जाएंगे। बिल्कुल नहीं, लगभग हो गया। लियोनेल का दिमाग घूम रहा था। वह एक समय में कई गणनाओं से गुजर रहा था, क्योंकि वह लगातार फोर्स 8 को समायोजित कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे लियोनेल आगे बढ़ता गया, उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह एक अड़चन के करीब पहुंच रहा है। उसकी प्रगति धीमी पड़ रही थी और उसे अवचेतन रूप से लग रहा था कि वह एक ऐसी बाधा तक पहुंच जाएगा जिससे वह और ज्यादा गणनाओं से पार नहीं कर पाएगा। यह पहली बार नहीं था जब लियोनेल को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था। फोर्स क्राफ्टिंग करते समय कई बार ऐसा हुआ कि उनके द्वारा सोचे गए ब्लूप्रिंट उनके इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। जब बात उस मुकाम पर पहुंची तो सबसे अच्छा विकल्प यही था कि डिजाइन को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से शुरुआत की जाए, क्योंकि इस बाधा का मतलब निश्चित रूप से ये था कि उनके दृष्टिकोण में कोई बुनियादी खामी थी। एक बुनियादी दोष। लियोनेल की निगाहें अचानक तेज हो गईं और वह भारी कदम पीछे की ओर ले गया। नीले रंग का एक ब्लेड उसके सामने जोर से झूलता हुआ आया, जो उसकी नाक के सिरे से बस एक बाल के अंतर से छूकर निकल गया। लियोनेल के नथुनों से खून की एक पतली सी धार बह निकली। उसकी पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं। ये 1 किलोमीटर नहीं था, ये 500 मीटर था। पैरामीटर फिर से बदल गए थे। अगर वो अपनी प्रतिक्रिया में एक पल भी देर करता तो उसके 2 टुकड़े हो जाते। नहीं, अगर उसका ड्रीम काउंटर न होता तो वो इसी पल मर जाता। लियोनेल ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसका भाला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसने एक ऐसा जाल बिछा दिया जिससे बच पाना संभव नहीं था। डिंग डिंग डिंग। आत्मा ने एक चतुर कौशल से जवाब दिया। उसकी गति लियोनेल से कहीं ज्यादा थी। अगर लियोनेल का अपना कौशल उससे बढ़कर न होता, जिससे वह एक ही हमले या बचाव से कई हमलों को रोक सकता था, तो अब तक उसके अंदर छेद हो गए होते। लियोनेल की निगाहें तेज हो गईं। उसके छोटे बाल हल्की हवा में लहराने लगे और उसके माथे पर बना भाला और भी चमकदार हो गया। लियोनेल एक ओर हट गया। नीले रंग का भ्रामक भाला उसकी काली कंप्रेशन शर्ट पर लगा, लेकिन इतना ही चूका कि उसकी त्वचा पर एक भी निशान नहीं रह गया। लियोनेल ने एक हाथ में भाला घुमाया और अपनी मुक्त बांह और कोहनी को जकड़ लिया। आत्मा के भाले को फंसाने के बाद उसने उसका गला चीर दिया और कुछ ही पल बाद उसे अपने भाले से नीचे गिरा दिया। एक लंबी सांस छोड़ते हुए लियोनेल की भौहें तन गईं। क्या अब यह हर 500 मीटर पर होगा? क्या इससे बीच में सोचने का समय भी कम हो जाएगा? लियोनेल ने जल्दबाजी में कोई अनुमान न लगाने का फैसला किया। चूंकि हालात ऐसे ही थे तो बेहतर होगा कि वह यहीं इंतजार करे जब तक कि आत्मा फिर से प्रकट न हो जाए, भले ही इसका मतलब उसे एक बार फिर अतिरिक्त वजन उठाना पड़े। समय बीतता गया और 50 सेकंड से भी कम समय में आत्मा पुनः जागृत हो गई। लियोनेल ने आह भरी। शानदार। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया और फिर से उस आत्मा से लड़ने लगा। कम से कम दूरी तो आधी हो गई। अगर उसे वही दूरी आधे समय में तय करनी होती तो उसके लिए अपनी सहनशक्ति वापस पाना और भी मुश्किल हो जाता। मुझे कुछ याद आ रहा है। अभी भी कुछ याद आ रहा है। लियोनेल ने पुनः जोश में आकर वही दंड 2 बार स्वीकार किया। वह जानता था कि उसे कुछ बड़ा बदलाव करना होगा, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि कैसे। जब वह किसी क्राफ्टिंग डिजाइन में असफल हो जाता तो उसके पास कई रास्ते होते। वह एक बिल्कुल नया डिजाइन आजमा सकता था, इस्तेमाल की गई सामग्री बदल सकता था, यहां तक कि एक अलग टेम्परिंग तकनीक भी आजमा सकता था। लेकिन इस मामले में वह क्या करेगा? समतुल्य परिवर्तन। शायद एक नई फोर्स आर्ट भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करना होगा। शायद वह उसके प्रयासों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो। लेकिन लियोनेल सिर्फ 2 भाषाएं जानता था। 3 अगर उसने उस समय से सीखी गई बातों को भी गिना होता जब उसने जोन में अपने शरीर पर नियंत्रण लगभग खो दिया था। एक रहस्य जिसे उसे अभी भी ठीक से सुलझाना बाकी था। पहली भाषा जो उसने जोन वाली घटना में सीखी थी, वह उस रहस्यमयी शक्ति से मिली थी जो अपनी क्षमताओं को बल कलाओं में बदलकर लोगों को प्रदान कर सकती थी। दूसरी भाषा जो उन्होंने सीखी वह उनके पिता और मोरालेस परिवार की शिक्षाओं से थी। तीसरी भाषा जो उसने सीखी वह कैमलॉट की जादू प्रणाली से थी और वह वही थी जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर रहा था। इस बिंदु पर समस्या स्पष्ट थी। लियोनेल के लिए पहली भाषा तीसरे आयाम तक ही सीमित थी। दूसरी भाषा शिल्प निर्माण में उपयोग के लिए बनाई गई थी और हालांकि इसे अनुकूलित किया जा सकता था, लियोनेल को अभी भी यकीन था कि तीसरी भाषा इसके लिए सबसे उपयुक्त थी। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि कैमलॉट की जादू प्रणाली और भाषा शरीर और जादू को एकीकृत करने के लिए एकदम सही थी।
अगर लियोनेल फोर्स लेकर अपने शरीर को ऊर्जावान बनाना चाहता था तो यह अब तक का सबसे अच्छा विकल्प था। और अगर यह काम नहीं कर रहा था तो इसका मतलब था कि लियोनेल एक गतिरोध में फंस गया था। लियोनेल की भौहें सिकुड़ गईं। वह बेसुध होकर दूर मंडराते नीले तारे को घूर रहा था जो अब नजदीक आता ही नहीं दिख रहा था। उसकी ताकत के स्तर पर किसी और को शायद पहले ही लग गया होगा कि उसका अंत हो चुका है। इंतजार। लियोनेल के कदम अचानक रुक गए। शरीर और जादू का मेल। क्या ये सही था या इसे शरीर और मन के रूप में ज्यादा सटीक रूप से वर्णित किया गया था? क्या जादू आत्मिक शक्ति से प्रकट नहीं होता? क्या बल कलाएं इसी तरह नहीं बनाई जाती थीं? लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। बैटरी गलत शेप में है। क्या यही इस ट्रायल का असली मकसद है? अगर ऐसा है तो फिर कहाँ रखूं इसे? इस दौरान लियोनेल की नजर दूरी पर स्थित नीले तारे से हट ही नहीं रही थी। उसकी ठंडी आंखों में जोश का ऐसा विस्फोट हो रहा था जो काफी समय से नहीं हुआ था। लियोनेल ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और अचानक एक और गहरी सांस ली। लेकिन इस बार वह रुकने को तैयार नहीं था, जबकि उसके सिर के ऊपर नीले रंग का स्टारफोर्स का एक बवंडर उठने लगा था जो एक बार में दसियों मीटर की ऊंचाई तक बढ़ रहा था। उसी समय एक दरवाजा चरमराकर खुला। इसके क्या परिणाम हुए? ये चौथा आयाम था। लियोनेल को लगा कि उसका शरीर इतनी तेजी से अवरोध की ओर बढ़ रहा है कि वह स्वयं भी चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। लियोनेल को विश्वास था कि वह इस परीक्षा का उद्देश्य समझ गया है। शायद ये कोई पहेली ही नहीं थी और शायद अंत में आयामी शुद्धि के बचे हुए अंशों का इनाम उसका इंतजार नहीं कर रहा था। क्या हो अगर इस रास्ते का पूरा उद्देश्य आयामी शुद्धि के अगले चरण को स्वयं समझना ही हो? लियोनेल के ये कहने का क्या मतलब था कि बैटरी का आकार गलत था? खैर, इस पूरे समय उसकी आंखों के सामने एक आदर्श छवि लटकी हुई थी। वह लगातार नीले स्टारफोर्स का इस्तेमाल ऐसे करने की कोशिश कर रहा था मानो वह सामान्य हवा हो जिसे वह सांस के जरिए अंदर ले सकता है और फिर उसे ऑक्सीजन की तरह काम करने के लिए ढालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या यही सही तरीका था? फिर एक नीली तारा शक्ति थी जो उसके शरीर में विलीन हो गई और उसे भारी बनाती गई। ऐसा क्यों लगा कि यह प्रक्रिया चौथे आयाम में प्रवेश करते समय होने वाले अनुभव से अजीब तरह से मिलती जुलती थी? क्या ये वही आयामी क्षेत्र नहीं था जहां लोग अपने शरीर को संयमित करने और अधिक नोडल पद बनाने में समय बिताते थे? इसके अलावा लियोनेल को लग रहा था कि वह नीले स्टार फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल गलत कर रहा है। उसे लगा कि अगर उसे इससे से ज्यादा फायदा उठाना है तो आसपास से स्टार फोर्स लेकर उसे सीधे खुद पर लागू करना गलत तरीका है। यदि वह इस विषय को पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से देखना चाहते थे तो उनका मानना था कि सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि वे स्टार फोर्स को अपने शरीर में स्वीकार करें, उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार रूपांतरित करें और उसके बाद ही वे उसे स्वयं पर लागू करें। लेकिन ये प्रक्रिया, यह उनके 3 सितारा संविधान से किस प्रकार भिन्न थी? जब लियोनेल ने आयामी शुद्धि का पहला चरण पूरा किया तो वह उस काम को पूरा करने में कामयाब रहा जिसे रचयिता ने लगभग असंभव बताया था और उसने एक त्रितारा संविधान बनाया। उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि रचयिता को केवल अतिशयोक्ति करना ही आता है क्योंकि उसने तो संघर्ष ही नहीं किया था। ये याद रखना जरूरी था कि 9 नोड्स बनने से किसी तारे के बनने की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इससे केवल एक तारा बनाने की क्षमता और अवसर ही मिलता था। डायमेंशनल क्लींस तकनीक से बनने वाले हर 3 नोड से एक और तारा बनाने का मौका मिलता था। हालांकि लियोनेल के अपने तारे तुरंत और बिना किसी सचेत प्रयास के बन गए थे जैसे ही उसने आवश्यक सीमाएं पूरी की। ऐसी स्थिति में लियोनेल को कैसे नहीं लगा कि रचयिता अतिशयोक्ति कर रहा है? लियोनेल, जो अक्सर अपनी भावनाओं में खोया नहीं रहता था, के लिए ये सब एक साधारण दिमागी खेल जैसा लग रहा था। अगर रचनाकार अपने अहंकार में खोया हुआ हो और चाहता हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी तकनीक का इस्तेमाल करें, तो वह क्या करेगा? वह शायद उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाएगा कि वह किसी खास कुलीन समूह का हिस्सा है जो लगभग असंभव काम कर सकता है। लियोनेल ने निष्कर्ष निकाला कि उसके 3 स्टार कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी शायद कुछ ऐसा ही था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह उनके महत्व को नहीं पहचान सकता था। कम से कम उसे लगा कि वह इस तकनीक की ताकत पर भरोसा कर सकता है क्योंकि उसे लगा कि वह अंकल मोंटेस पर भरोसा कर सकता है। हालांकि लियोनेल को यह नहीं पता था कि रचयिता ने जरा भी अतिशयोक्ति नहीं की थी, और उसे यह भी नहीं पता था कि 3 सितारा संविधान तो बस शुरुआत थी, या यूं कहें, उसे इस पल तक पता नहीं था। लियोनेल का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा।
उसके इथेरियल ग्लोबुला के भीतर शुद्ध चांदी सफेद रंग के 3 धीरे धीरे घूमते तारे अचानक धड़कने लगे। पहले तो ये सूक्ष्म था, लेकिन कुछ ही क्षणों में वे इतनी तेजी से फैलने और सिकुड़ने लगे कि एक क्षण में उनका आकार दोगुना और यहाँ तक कि तिगुना हो जाता और अगले ही क्षण मुट्ठी के आकार का हो जाता। ऐसी हिंसक गतिविधियों से लियोनेल का मन ऐसा महसूस करने लगा मानो वह किसी भी क्षण टूट जाएगा। उनके 3 सितारे उनकी मानसिक क्षमता का मूल थे। इनकी बदौलत वह अपनी स्वप्न शक्ति को तेजी से और लगातार बढ़ाने में सक्षम थे। नतीजतन वह अपनी क्षमता का लगभग लापरवाही से इस्तेमाल कर पाते थे। अचानक इस तरह अस्थिर हो जाने से तथा ऐसी शक्ति के साथ बाहर आने से जिसने लियोनेल के इथेरियल ग्लोबुला को हिला दिया, ऐसा लगा कि स्थिति खराब हो जाएगी। सच तो यह था कि यह तकनीक की गलती नहीं थी। 3 स्टार कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम अपनी वर्तमान स्थिति में तीसरे आयाम की आत्मिक शक्ति के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। और फिर भी लियोनेल ने न केवल ज्यादा शक्तिशाली स्वप्न शक्ति का इस्तेमाल किया, बल्कि वह 5वें आयाम में भी मौजूद थी। हालांकि जहां खतरा था वहां लाभ भी था। 5वें आयाम की स्वप्न शक्ति के दबाव में 3 सितारे विकसित होते हुए दिखाई दे रहे थे और उनका समग्र चरित्र और गुणवत्ता तेजी से बेहतर हो रही थी। यदि डायमेंशनल क्लीन्स के निर्माता ने अवलोकन किया होता तो वे ये बता पाते कि इस तथ्य के बावजूद कि लियोनेल अचानक चौथे आयाम की ओर बढ़ रहा था, उसके 3 सितारों की गुणवत्ता वास्तव में 5वें आयाम के करीब पहुंच रही थी। हालांकि ये तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था। ठीक उसी समय नीली स्टार फोर्स ने लियोनेल के इथेरियल ग्लोबुला में अपना रास्ता बना लिया, मानो प्रचंड हवाओं के प्रभाव में घूम रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर फाड़ देना चाहती हो, और ज्यादा शांत चांदी सफेद स्टार फोर्स की तुलना में उसमें ऐसा करने की ताकत और वजन था। सौभाग्य से लियोनेल के इथेरियल ग्लोबुला की बाधाएं उसके स्ट्रोई स्टार आउल वंश कारक की बुद्धि शाखा की बदौलत 5वें आयाम में अस्तित्व के बराबर थीं। नतीजतन हालांकि आसपास का माहौल कांप रहा था और लियोनेल के दिमाग में भयंकर सिरदर्द था, फिर भी सब कुछ एक साथ बना रहा। घूमता हुआ नीला तारा बल तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया और ये लियोनेल के इथेरियल ग्लोबुला के पूरे क्षेत्र में फैल गया, इसका रूप और भी स्पष्ट होता गया। या यूं कहें कि इसके तीनों रूप स्पष्ट हो गए। नीले तारा बल ने उसी क्षण 3 और तारे बनाने शुरू कर दिए। नीले तारा बल के 3 घूमते हुए पिंड जैसे जैसे चांदी सफेद तारा बल धड़कता रहा, सिकुड़ने लगे। वे एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करते हुए मानो किसी तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि शायद आयामी शुद्धिकरण तकनीक के इतिहास में किसी ने भी चौथे आयाम के तीनों तारों का एक साथ निर्माण नहीं किया था। आयामी शुद्धि के लिए 3 आधारभूत परतें थीं। पहली तीसरे आयाम के लिए, दूसरी चौथे आयाम के लिए और आखिरी 5वें आयाम के लिए। प्रत्येक परत अधिकतम 3 तारे उत्पन्न कर सकती थी, जिनमें से अधिकांश एक भी नहीं बना पाते थे। हालांकि एक भी नहीं बनने की बात तो दूर, लियोनेल ने अचानक एक साथ 3 बनाने शुरू कर दिए थे और चाहे उन्होंने इस प्रक्रिया को धीमा करने की कितनी भी कोशिश की हो ताकि यह विभाजनकारी सिरदर्द उन्हें अकेला छोड़ दे, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सच तो ये था कि लियोनेल का शरीर बहुत पहले ही अगले आयाम में जाने के लिए तैयार था। और हाँ, उसके एक माता पिता को 8वें आयाम की क्षमता वाली दुनिया की संपूर्ण विश्व आत्मा प्राप्त थी, और दूसरी ओर उसके माता पिता 7वें आयाम की दुनिया से आए थे, जिन्होंने 8वें आयाम की क्षमता वाले एक वंश गुणक वंश को जन्म दिया था। ये तथ्य कि वह इतने लंबे समय तक तीसरे आयाम में रहा और साथ ही अपनी धातु शरीर और स्वप्न शक्ति के माध्यम से अपनी सीमाओं को फैलाता रहा, लगभग एक प्रकार की ईशनिंदा थी। अगर ये तथ्य न होता कि उसका शरीर अगले स्तर तक कैसे बढ़ना जानता है, तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल के अगले लाभ की ओर अवरोध में एक छेद कर दिया गया हो, पानी की बड़ी बड़ी लहरें उसमें से टकरा रही हों और उसे और अधिक चौड़ा कर रही हों। अगर यह कहा जाता है कि सबसे अच्छी सफलता वह होती है जो स्वाभाविक रूप से मिलती है, तो ये सिर्फ स्वाभाविक से कहीं बढ़कर थी। ये लगभग हजारों सालों से बंद पड़ी शराब की तरह थी, जो इस हद तक किण्वित हो रही थी कि एक घूंट की तो बात ही छोड़िए, एक ही कश में किसी को भी बेहोश कर सकती थी। समस्या ये थी कि लियोनेल का शरीर ही वह बोतल था जिसमें ये सब समाया हुआ था, और वह ढहने के कगार पर था। लियोनेल आकाश में दहाड़ा, उसका शरीर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की हर कोशिका ऊर्जा की एक अंतहीन धारा से भर रही है। उसकी रक्त वाहिकाएं फैल रही थीं, उसकी नसें लगातार सक्रिय हो रही थीं, उसके शरीर से अशुद्धियां बाढ़ की तरह बह रही थीं, उसके चारों ओर जमा हो रही थीं, बस आसपास की तारों की शक्ति द्वारा भस्म होने के लिए।
उस क्षण एक और आत्मा के बनने के लिए पर्याप्त समय बीत चुका था, लेकिन वह खुद को एक छाया में ढाल भी नहीं पाई थी कि अचानक वह नष्ट हो गई, लियोनेल की सफलता के क्षण के एक भी रेशे को झेलने में असमर्थ। लियोनेल के बाल एक बार फिर सिर से झड़ने लगे और तेजी से इतने लंबे हो गए कि किसी नदी को भी शर्म आ जाए। उसकी त्वचा के रोमछिद्र खुलते और बंद होते मानो सांस ले रहे हों, और ऐसी दुर्गंध निकल रही थी कि ओरिक्स भी शर्मसार हो जाए। लियोनेल अपने मन और शरीर को ऊपर उठते हुए महसूस कर सकता था। उसने पहली बार ऐसा अनुभव किया था। लियोनेल ने सोचा था कि वह भविष्यवाणी कर सकता है कि चौथे आयाम में उसकी सफलता कैसी होगी। आखिरकार उसने अपने धातु शरीर और स्वप्न शक्ति के साथ पहले भी इसका अनुभव किया था। क्या यह एक ही बात नहीं थी? लेकिन वह गलत था। वह इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था। यह एक बिल्कुल अलग अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आगे बढ़ने के बजाय एक बिल्कुल अलग इंसान बन रहा था, मानो वह जो कुछ भी था उसे त्याग कर कुछ नया बन रहा था। अगर लियोनेल को इस अंतर का वर्णन करना होता, तो ऐसा लगता था जैसे उसे एक विशाल इमारत बनाने का जिम्मा सौंपा गया हो। लेकिन किसी न किसी वजह से उसने नींव लकड़ी के तख्तों से बनानी शुरू कर दी थी। यह महसूस करते हुए कि यह पर्याप्त नहीं था, उन्होंने उन लकड़ी के तख्तों को जमीन के नीचे छिपा दिया और इमारत के ऊपरी स्तरों को पॉलिश किए हुए कांच से सजे स्टील बीम जैसी अधिक विस्तृत निर्माण सामग्री से बदल दिया। हालांकि अंततः उनकी इमारत की नींव अभी भी कमजोर थी। लकड़ी के बीम मुश्किल से उसका भार संभाल पा रहे थे और संरचनात्मक अखंडता में भी भारी कमी थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि उससे गलती हो गई, लेकिन नींव को फिर से कैसे बनाया जाए? इसका एकमात्र उत्तर यही था कि सब कुछ तोड़ दिया जाए और फिर से बनाया जाए। लियोनेल को ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर कोशिका का पुनर्जन्म हो रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही समय में सबसे कमजोर और सबसे मजबूत दोनों था। जैसे जैसे उसका शरीर खुद को पुनर्निर्मित करता गया, उसे पिछला खाका आसानी से याद आ गया। इसने उसके धातु शरीर का पुनर्निर्माण किया, जिससे लियोनेल को ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही वह सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया हो। साथ ही इसने उसके मन और उसकी स्वप्न शक्ति का पुनर्निर्माण भी किया। हालांकि पांचवें आयाम की स्वप्न शक्ति के लिए कुछ आधार अभी भी बहुत कमजोर था, फिर भी यह इतना शक्तिशाली था कि लियोनेल में तेजी से सुधार हुआ। लियोनेल कभी अपने मन को सिर्फ 1000 से ज्यादा हिस्सों में बांट पाया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि खुद को 50,000 हिस्सों में बांटना भी जरा भी मुश्किल नहीं होगा। और उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है, मानो उसे लंबे समय से जकड़े हुए जंजीरें आखिरकार एक एक करके खुल रही हों। लियोनेल की दहाड़ और तेज हो गई। उसके शरीर से निकलने वाली चकाचौंध कर देने वाली रोशनियां उसके कपड़ों और उनसे टपक रही गंदगी को भस्म करने लगीं। लियोनेल के इथेरियल ग्लैबेला के भीतर 6 पुनर्गठित तारे उसके मन की सीमाओं के साथ साथ विस्फोटक रूप से आकार में बढ़ने लगे। साथ ही उसके जादूगर कोर का शरीर भी उसके साथ बढ़ता गया, उसकी पत्तियां और भी बड़ी होती गईं और उसके तने का तना और भी विस्तृत होता गया। एक ही झटके में लियोनेल तीसरे आयाम से चौथे आयाम के शिखर पर पहुंच गया। लियोनेल का शरीर, जो स्टार रोड से उठा हुआ था, उस पर भारी होकर वापस गिर पड़ा। वह अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर उसके हल्के बैंगनी बालों की लंबी लंबाई छिपी हुई थी। ये बाल उसके शरीर और चेहरे को ढांक रहे थे, सैकड़ों मीटर तक ऐसे गिर रहे थे मानो उनका अपना कोई दिमाग हो। लियोनेल ने गहरी सांस छोड़ी। उसके बालों के अंतहीन ढेर के नीचे से भी उठती भाप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लियोनेल के लंबे बाल बिखर गए थे, जिससे उसका शरीर ऐसा दिखाई दे रहा था कि एफेस्ट भी शर्मिंदा हो जाए। हालांकि लियोनेल कभी भी अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के प्रति एफेस्ट जितना जुनूनी नहीं रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी इस सफलता ने उसकी छवि को कुछ ऐसा बना दिया था जैसा रोमन लोग सफेद पत्थर से गढ़ते। ऊपर से नीचे तक लियोनेल रंगहीन पसीने की चमक से ढका हुआ था, जो अभी भी उसके शरीर की बची खुची अशुद्धियों को बाहर निकाल रहा था। हालांकि इस समय तक उसका शरीर इतना शुद्ध हो चुका था कि उसके पसीने से भी एक ताजगी भरी आभा फैल रही थी, जिसमें हल्की दालचीनी और शहद की हल्की सी सुगंध थी। उसकी मांसपेशियों के रेशे उसकी त्वचा के नीचे से दिखाई दे रहे थे, उनकी स्टील की डोरी जैसी संरचना उसके तन के आकार के अनुरूप हिल रही थी। उसके पेट की मांसपेशियां एक सामान्य इंसान के लिए बहुत ज्यादा जोड़ीदार लग रही थीं और उसके पूरे शरीर में बड़ी बड़ी नसें फैली हुई थीं, जिससे उसकी रक्तवाहिनी ऐसी थी कि ज्यादातर बॉडी बिल्डर भी शर्मिंदा हो जाएं। और फिर भी वह एक दुबला विस्फोटक मशीन था, यहां तक कि उसके पैरों के क्वाड्स और पिंडलियां भी स्पष्ट थीं। लियोनेल जानता था कि यह उसके मजबूत शरीर का नतीजा होगा।
हालांकि वह हमेशा से ही फिट रहा था, फिर भी उसके जीवन में इतनी सुडौल मांसपेशियां कभी नहीं थीं। यही एकमात्र कारण था, और वह सही था। जब लियोनेल के शरीर का पुनर्निर्माण हुआ तो उसके धातु शरीर की विस्फोटक शक्ति अंततः प्रकट हो सकी। वह उभरी हुई शक्ति जो अब तक छिपी हुई थी, प्रकट हो गई, लियोनेल की त्वचा से बाहर निकलने की धमकी दे रही थी। अगर लियोनेल की पूरी त्वचा छीलकर उसके नीचे की मांसपेशियों पर गौर किया जाए तो शुद्ध गुलाबी रंग की बजाय उसमें हल्का सा कांस्य रंग होगा, जिससे ऐसा लगेगा मानो उसका शरीर ही एक मशीन बन रहा हो। हालांकि लियोनेल को पता था कि वह पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था, फिर भी उसे किसी तरह पंख जैसा हल्कापन महसूस हो रहा था। उसकी हर सांस उसे अंतहीन ऊर्जा से भर रही थी, उसकी हर धड़कन उसके रक्त में असंभव गति से दौड़ रही थी। फिर भी लियोनेल ने इस तरह एक ही झटके में चौथे आयाम के शिखर पर पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अभी तक अपने नोडल मार्गों का विस्तार नहीं किया था, इसलिए ये काफी चौंकाने वाला था कि वह ऐसा करने में कामयाब रहा, कम से कम पहली नजर में तो यही लगा। अंततः चौथे आयाम का उद्देश्य शरीर को भविष्य में होने वाले क्रमिक विकासों से निपटने के लिए मानक स्तर पर लाना था। हालांकि लियोनेल, जिसके पास टियर 9 धातु शरीर था, ने इसके लिए पहले ही एक आदर्श आधार तैयार कर लिया था। चौथे आयाम ने इसे पूरा करने के लिए नोडल पथों का उपयोग किया, लेकिन लियोनेल के धातु शरीर ने अपने कांस्य रूनों का उपयोग किया। ये याद रखना जरूरी है कि चूंकि लियोनेल अपने मेटल सिनर्जी वंश कारक के चौथे आयामी द्वार को 9वें स्तर तक खोलने में कामयाब रहा था, इसलिए उसकी हड्डियां भी उसके रूनों से उकेरी गई थीं। क्या आप और अध्याय पढ़ना चाहते हैं? आइए। इसके कारण लियोनेल के धातु शरीर की गहराई और पूर्णता उच्चतम संभव स्तर पर थी, जिससे वह उसी कार्य को पूरा कर सका जो नोडल पाथवेज कर सकता था, और इस प्रकार उसका शरीर सफलता के तुरंत बाद स्टार फोर्स से भर जाने को झेलने में सक्षम हो सका। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि लियोनेल के रून्स उसके नोडल पाथवेज की जगह ले सकते थे। अगर वह खुद उन्हें बनाना शुरू नहीं करता तो भविष्य में समस्याएं पैदा हो सकती थीं। लेकिन कम से कम अभी के लिए उन्हें एक दूसरे के स्थान पर रखने में कोई समस्या नहीं थी। लियोनेल ने अपनी आंखों के सामने अपनी बाहें घुमाते हुए खुद को सिर हिलाया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके शरीर पर इतनी सारी नसें उभर आई हैं। उसे ये सब लगभग अस्वाभाविक सा लग रहा था। एक बार जब मैं अपने नोडल पथों का निर्माण पूरा कर लूंगा तो मैं तुरंत 5वें आयाम में कदम रख पाऊंगा। फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ महीनों से अधिक समय लगेगा। लियोनेल के मेटल बॉडी की बदकिस्मती ये थी कि उसकी मजबूती के कारण उसकी कोशिकाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और नए रास्ते बनाना अब कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। अगर उसके पास मेटल बॉडी ना होती तो शायद कुछ ही दिन में काम पूरा हो जाता, क्योंकि उसके पास पर्याप्त स्टार फोर्स था और उसे रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन लियोनेल ज्यादा निराश नहीं हुआ। ऐसे लोग थे जो जीवन भर चौथे आयाम में फंसे रहे। इसके अलावा शायद कुछ महीने और वह भी इसी जगह फंसा रहता, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लियोनेल ने सिर हिलाया, अपने बालों को पकड़कर फिर से छोटा कर लिया। उसे लगा कि उसके बाल पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत हो गए हैं, लेकिन उसके राजा की ताकत की बदौलत उन्हें काटना भी उतना ही आसान था। अभी भी दाढ़ी नहीं है। लियोनेल ने निराशा में अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए अपना सिर हिलाया। कहीं गहरे में लियोनेल को लग रहा था कि उसकी दाढ़ी नहीं है, क्योंकि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। क्या हो अगर उसे लगे कि वह 21 साल का है, लेकिन उसका शरीर अभी भी 17 साल का लगे? ये कितना निराशाजनक होगा। ऐसा नहीं है कि 17 साल के लड़के के चेहरे पर बिल्कुल भी बाल न हो, ये शुरू से ही सामान्य बात थी। शायद उसने जेनेटिक लॉटरी नहीं जीती। बेशक अगर दूसरों ने उसे ऐसा सोचते सुना होता तो दुनिया में उस पर फेंकने के लिए टमाटर कम पड़ जाते। इसे भूल जाओ, मैं हमेशा बच्चे जैसा ही चेहरा रखूंगा। लियोनेल ने अपने बालों को पहले की तरह संभाल कर रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे लगा कि किसी न किसी वजह से इन्हें हटाना शर्म की बात होगी। कौन जाने, शायद किसी दिन ये काम आ जाए। इसके साथ ही लियोनेल आगे बढ़ गया। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी गति इतनी तेज होगी कि वह पलक झपकते ही 200 मीटर से ज्यादा की छलांग लगा देगा। जब तक वह रुका तब तक वह अगले 500 मीटर के निशान पर पहुंच चुका था। उद्धरण ... उफ! लियोनेल की मुट्ठी आगे बढ़ी और आत्मा का सिर टुकड़ों में बिखर गया। जब उसकी बात पूरी हो गई तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने बस जल्दी से प्रतिक्रिया दे दी थी और ज्यादा सोचा भी नहीं था। बेचारे को अपना चेहरा ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिला। मुझे कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए।
दुर्भाग्य से लियोनेल के पास स्वेट पैंट की एक और जोड़ी नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ वेलिएंट हॉट माउंटेन की सफेद हैमर पैंट ही पहन सकता था। फिलहाल तो यही काम चलाना पड़ेगा। अपनी सफलता के बावजूद लियोनेल को जरा भी आत्मसंतुष्टि का एहसास नहीं हुआ। आगे का रास्ता अभी भी अंतहीन लग रहा था और यह कहना मुश्किल था कि उसे और कितने प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ेगा। कौन जानता था, शायद 100 राउंड और खेलने के बाद वह फिर से हौंफने लगेगा। इस बिंदु पर विचार करते हुए लियोनेल ने अपनी ताकत में आए परिवर्तन को मापा, जो उसने अपनी अंतिम छलांग के साथ गणना की थी, फिर तुरंत अपने आप को समायोजित किया। ये तो समझ में ही आता है कि वह इस तरह निशाने से चूक गया था। हालांकि लियोनेल को पहले भी नपे तुले कदम उठाए गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह धीरे चल रहा था, कम से कम एक आम इंसान की नज़र में तो नहीं। आखिरकार उसे 100 सेकंड से भी कम समय में 1 किलोमीटर तय करना था, जो कि विश्वस्तरीय तृतीय आयामी गति से उस 100 मीटर को 10 बार दौड़ने जैसा था। वह एक बार फिर उसी गति को पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने शरीर की ताकत में आ रहे बदलाव का ध्यान रखना भूल गया, क्योंकि उसे पता था कि आत्मा के दोबारा प्रकट होने से पहले उसका समय खत्म होता जा रहा है। वह कोई अतिरिक्त वजन नहीं उठाना चाहता था जो उसे उठाना जरूरी न हो। लियोनेल ने पलकें झपकाईं। उसका वजन बड़ा नहीं था। लियोनेल की नजरें सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई परीक्षा नहीं थी? या हो सकता है कि वह अभी भी चौथे आयाम के स्तर पर था और चूंकि उसने ये परीक्षा पास कर ली थी, इसलिए उसे अभी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या आप और अध्याय पढ़ना चाहेंगे? लियोनेल को यकीन नहीं था कि वह कौन सी चीज थी। उसके पास वाकई पर्याप्त जानकारी नहीं थी। उसने शब्दकोश से इसके बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वह ज्यादातर चीजों को स्कैन करने का काम करता था। उसमें संग्रहीत जानकारी सीमित थी और ऐसा लग रहा था कि वह इस परीक्षण क्षेत्र को स्कैन करने में सक्षम नहीं है। लियोनेल जितना आगे बढ़ता गया, शब्दकोश उतना ही कम रहस्यमय और सर्वज्ञ होता गया। लियोनेल आगे बढ़ा, लेकिन खुद को ढालने के बाद भी उसके कदम शांत और सही थे। चूंकि उसे नहीं पता था कि यह सब कब तक चलेगा, इसलिए उसे जितना हो सके उतना बेहतर करने के लिए अपने पास मौजूद हर समय का इस्तेमाल करना था। अगला रहस्य जिसे उसने सुझाने का निर्णय लिया, वह सतह पर तो काफी सरल था, लेकिन जितना अधिक वह खोजता गया, उसकी दृष्टि उतनी ही संकुचित होती गई। ऐसा क्यों था कि उसके चांदी सफेद सितारे चांदी सफेद थे जबकि उसके नीले सितारे नीले थे? सवाल तो बड़ा मासूम था, जवाब भी साफ लग रहा था। धरती पर सिर्फ चांदी सफेद तारा बल था और यहाँ सिर्फ नीला तारा बल। रहस्य सुलझ गया है ना? अगर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि आपके तारे की ताकत या क्षमताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपने उन्हें कहाँ बनाया है? ऐसे में क्या इसका मतलब यह था कि लियोनेल नुकसान में था क्योंकि उसने अपने पहले 3 तारे एक तृतीय आयामी दुनिया में बनाए थे? pandannovel.com पर आइए। इतनी महत्वपूर्ण बात, क्या रचयिता को इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था? या फिर वो दरिंदा फिर से चाले चल रहा था? इस विश्वास में पढ़ना आसान था। लियोनेल को भी लगा कि शायद ये सच हो, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, मानो लियोनेल कोई जरूरी बात भूल रहा हो। बेशक ये भी संभव था कि लियोनेल गलत हो और यह सच हो, लेकिन उस स्थिति में क्या वह अपने तारों की आधारभूत ऊर्जा को बदल सकता था? काम करने के लिए बहुत अधिक दिमाग होने के कारण लियोनेल ने एक को अपने नोडल पथों को तैयार करने के लिए नियुक्त किया, फिर बाकी को अपने भाला डोमेन के बीच विभाजित किया, अपने सितारों को समझा और नए स्टार एलिमेंटल मैच आर्ट्स तैयार किए। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने अपने नोडल पाथवेज में सिर्फ एक को ही क्यों नियुक्त किया, तो इसका कारण ये था कि एक साथ जितने ज्यादा स्टार फोर्स बनते, उतनी ही ज्यादा स्टार फोर्स की जरूरत पड़ती। इतने सघन युद्ध के माहौल में खुद को पूरी तरह से थका देना समझदारी नहीं होगी। लियोनेल पागलों की तरह आगे बढ़ता रहा, उसके दिमाग में बस सुधार की ही बात थी। वो बस यही सोच रहा था कि हर पल एक कदम और ताकतवर होता जाए। उसे नहीं पता था कि आगे उसके लिए कैसी चुनौती है। बेशक उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह इस समय सबसे अंतिम स्थान पर है और यहाँ तक कि दूसरे से अंतिम व्यक्ति भी उससे कई 100 लड़ाइयाँ आगे है। तारांकन तारांकन, ठीक है, आयना ने अपनी कुल्हाड़ी लहराते हुए उदासीनता से कहा। जितनी तेजी से उसने कुल्हाड़ी घुमाई, हवा के सीटी बजाने की कोई आवाज नहीं आई, न ही हवा का रुख ही बदला। उसके पिता ने बस सिर हिलाया और फिर से गायब हो गए। अभी अभी मेल उसे वियोला परिवार के उपायामी क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर की खबर देने आई थी। छठे आयाम की दुनिया के किसी जोन में प्रवेश करना वर्तमान एना के लिए एक मूर्खतापूर्ण स्वप्न था।
हमें ये याद रखना होगा कि एक सामान्य जोन वह स्थान होता है जहां उच्च आयाम वाले क्षेत्र निम्न आयाम वाले क्षेत्रों को स्पर्श करते हैं। इसका मतलब था कि यहां दिखाई देने वाले जोन में 7वें आयाम के खतरे हो सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, वियोला परिवार केवल एक ही दुनिया को नियंत्रित नहीं करता था, तथा उनमें से भी अधिक उपयुक्त क्षेत्र थे जिनमें प्रवेश किया जा सकता था, विशेषकर यदि चीजें एक टीम के रूप में पूरी की जाती थीं। अल्पविराम। कुछ दिन बाद आयना ने खुद को किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि एक चांद पर पाया। वातावरण पतला था, जमीन सूखी लाल रेत और चट्टानों से ढकी हुई थी, और दूर दूर तक चमकते तारे गर्मी के डर से एक अटूट एहसास करा रहे थे। उसके बगल में यूरी और सवागन दोनों मौजूद थे। उन सभी ने ऐसे कवच पहने हुए थे जो 5वें आयाम के योद्धाओं के लिए भी उत्कृष्ट लचीले कवच माने जा सकते थे, जो उनके आकार को पूरी तरह से निखार रहे थे। उसी समय गहरे काले बाल और चमकती बैंगनी आंखों वाला एक युवक आगे आया। मैं सैमसन हूँ, 6ठे शहर का एक जूनियर जनरल। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग निराश हो सकते हैं क्योंकि आमतौर पर रिचर्ड का काम संभावित जागीरदारों को उनके पहले परीक्षण से परिचित कराना होता है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले उसे अचानक एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए बुलाया गया था, इसलिए आपको मुझसे ही संतोष करना होगा। सैमसन हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसकी स्पष्टवादिता और गर्मजोशी के बावजूद कई लोगों के चेहरों पर निराशा छिपी नहीं रह सकी। वे रिचर्ड, जो वियोला परिवार का संभावित उत्तराधिकारी था, से सैमसन, जो 6ठे शहर का कोई व्यक्ति था, कैसे पहुंच गए? ये सिर्फ एक कदम नीचे की बात नहीं थी। जूनियर जनरल को नीची नजर से नहीं देखा जा सकता था। दरअसल एक संभावित उत्तराधिकारी होने के अलावा यह वियोला वंश के किसी भी युवा के लिए सर्वोच्च पद था। जब कोई दुनिया एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती थी, खासकर वियोला परिवार के लिए जो अपनी क्षमता के शिखर पर पहुंच चुका था, तो विकास और विस्तार का एकमात्र तरीका दूसरी दुनियाओं की जमीनों पर विजय प्राप्त करना था। बेशक ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका अपने स्तर की दुनियाओं से लड़ना नहीं था, बल्कि सबसे अच्छा तरीका था अपने से नीचे की दुनियाओं को निशाना बनाना। निचले स्तर की दुनियाओं के पास कुछ सुरक्षाएं थीं। ये या तो मौन समझौतों से, उच्च स्तर की दुनियाओं द्वारा सुरक्षा से, और या प्राकृतिक बाधाओं से आती थीं। उदाहरण के लिए पृथ्वी उन कुछ निम्न स्तरीय विश्वों में से एक है जिनके पास सुरक्षा की ये तीनों परतें मौजूद थीं। अपनी प्रतिभा के कारण इसने कई उच्च स्तरीय विश्वों का अनुग्रह प्राप्त कर लिया था, और उन सभी ने अपनी निरंतर प्रगति के लिए किसी न किसी रूप में निवेश किया था। इसके अतिरिक्त अपने असाधारण रूप से निम्न आयामी स्तर के कारण इसकी सुरक्षा की प्राकृतिक बाधाएं अन्य सभी से कहीं अधिक थीं। ये समझना जरूरी था कि वास्तविकता की तहों के बीच पार करना हमेशा खतरनाक होता है। हालांकि एक उच्च आयामी प्राणी के रूप में वास्तविकता की एक उच्च आयामी तह से निम्न आयामी तह में पार करना असाधारण रूप से कठिन और असाधारण रूप से खतरनाक दोनों था। इसका एकमात्र अपवाद यह है कि यदि किसी का वास्तविकता की तह के प्रति एक विशेष लगाव हो, उदाहरण के लिए वहां जन्म लेना। इसका मतलब यह था कि वियोला परिवार के कनिष्ठ जनरलों ने उनकी ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ही निचले स्तर की दुनियाओं पर अभियानों का नेतृत्व किया और अपने परिवार के नाम पर उन पर विजय प्राप्त की। ऐसा अधिकार प्राप्त करने का मतलब निश्चित रूप से ये था कि आप वियोला परिवार के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक थे। हालांकि 6ठे शहर से होने के कारण उनके बीच शिमिशोन की प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंची। क्या आप और अध्याय पढ़ना चाहेंगे? वियोला परिवार की जागीर 10 शहरों से बनी थी। इन्हें संख्याओं के आधार पर नाम दिए गए थे और ये 9वें से पहले शहर तक जाते थे। 10वें शहर को मुख्य शहर कहा जाता था। परिवार में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी और यहाँ तक कि आप किस शहर में रहने की जगह चुनते हैं, ये भी आपकी योग्यता का पैमाना माना जाता था। 6ठे शहर से होने का मतलब था कि भले ही सैमसन प्रतिभा के मामले में सबसे निचले पायदान पर नहीं था, लेकिन वह बहुत प्रतिष्ठित भी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ के युवाओं में से कई मुख्य शहर में ही रहते थे। बेशक उनके रहने की व्यवस्था का उनकी अपनी ताकत से कोई लेना देना नहीं था। उनके माता पिता जागीरदार थे जिन्होंने लंबे समय में अपनी योग्यता साबित की थी और इस तरह उन्हें मुख्य शहर में बड़ी पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इस समूह में आयना, यूरी और सावन भी शामिल थे। चूंकि मियेल का कोई और परिवार नहीं था, इसलिए वे भी मुख्य शहर में आ गए और शायद वहां मौजूद सभी लोगों में से सबसे बेहतरीन रहने की जगह उनके पास थी। हालांकि यहाँ मौजूद कई अन्य युवाओं के विपरीत उन्हें कोई तिरस्कार महसूस नहीं हुआ, न ही उन्होंने इसे अपने चेहरे पर दिखाया। वे यहाँ इतने लंबे समय से नहीं थे कि ऐसा अभिजात्य रवैया अपना पाते, और अगर वे ऐसा करते भी तो उनका नेतृत्व आयना कर रही थी,
जिसे इस तरह की बेतुकी बातों की परवाह ही नहीं थी। इन दिनों उसकी भावनाएं लगभग हर समय संतुलित रहती थीं। सैमसन की निगाहें उन युवकों पर घूम रही थीं, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। मैं समझ गया। तुम सब सोचते हो कि चूंकि मैं छठे शहर से हूं और तुम में से कई लोग शायद मुख्य या पहले शहर में रहते हैं, इसलिए तुम सब मुझसे ऊपर हो। जागीरदारों की संतान होने के नाते तुम सब में वाकई बहुत हिम्मत है। रिचर्ड ने मुझे आने के लिए इसलिए बुलाया था ताकि मैं पता लगा सकूं कि क्या कोई ऐसा है जो उसके अनुचरों में शामिल होने और उत्तराधिकार का अधिकार पाने में उसकी मदद करने के योग्य हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम सब तो बस कूड़ा हो। समूह का तिरस्कार तुरंत क्रोध में बदल गया। गहरे भूरे रंग का एक भारी भरकम सूट पहने एक युवक ने भारी कदम आगे बढ़ाया। लाल चांद के कुछ कमजोर गुरुत्वाकर्षण के नीचे उसकी हरकतें बड़ी और बेरोकटोक थीं। मैं यहाँ खड़ा होकर छठे शहर के एक कुतिया द्वारा अपमानित नहीं होने जा रहा हूँ। तो बैठो। टकराना। युवक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसका चेहरा उस लाल पत्थर में घुस गया जो उसके पैरों के नीचे होना चाहिए था। शिमशोन उसके सामने खड़ा था और अपने पैर से उसका चेहरा मिट्टी में घिस रहा था। शायद ही किसी ने उसे चलते देखा हो। उसकी गति उनकी पहुंच से बाहर थी। उसके साधन उनकी पहुंच से बाहर थे। उसकी शक्ति उनकी पहुंच से बाहर थी। आप। युवक की दबी हुई आवाज मानो जमीन में दब गई थी। वह चाहे जितना भी जोर लगाए, खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। और भी बुरा, जब उससे लगा कि वह कामयाब हो जाएगा, तो उसे लगा कि अगर वह यूं ही चलता रहा, तो अपनी ही गर्दन अपने ही शरीर से अलग कर लेगा। तुम सब खुद को बहुत खास समझते होगे। हम। सैमसन की दोस्ताना मुस्कान लगभग शैतानी मुस्कुराहट में बदल गई थी। उसके काले बाल हवा न होने पर भी लहरा रहे थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लगता है कि हर रोज वियोला परिवार की जागीर से एक और जागीरदार परिवार को बाहर निकाला जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सब उन युवा मालिकों से भी ज्यादा बेकार हो जिनसे तुम नफरत करने का दावा करते हो। आप जागीरदार उत्तराधिकारी शायद ही कभी इतने अच्छे होते हैं कि अपने पिता और माता का दायित्व उठा सकें, जबकि हम वियोला वंश के लोगों को अपनी हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप सभी विलासिता का जीवन जीते हैं, उत्तराधिकार की चिंता नहीं करते, पीठ में छुरा घोंपने की चिंता नहीं करते, अपने ही भाइयों से अपनी रक्षा करने की चिंता नहीं करते। अगर आप मुझसे पूछे तो ये बहुत हास्यास्पद है। आप सभी मुझे नीची नज़र से देखने का साहस करते हैं, जबकि मेरे जैसे लोगों का खून, पसीना और आंसू ही आप सभी को इतना बेफिक्र रखते हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम सब ऐसा होने का साहस क्यों करते हो? क्योंकि तुम कमजोर हो और बाहर एक मूर्ख है जो तुमसे अधिक शक्तिशाली है और तुम्हारे नाजुक छोटे अस्तित्व की रक्षा करने को तैयार है। बात को और बदतर बनाने के लिए आपको लगता है कि वे आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति चला जाएगा तो आप क्या करेंगे?